लिए प्रभाल की करने के लिए पता नहीं करने के लिए बात से ले रहा गया तो इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि हमारा पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। कंपनी की तरफ से जब छुट्टी मिलेगी तभी वह मुझे भारत भेजने का खर्चा भी उठाएगा और मेरी सैलरी भी पूरी रहेगी। राहुल मुझे अपनी मजबूरी समझा रहा था। मेरा दिल और भी भारी हो गया, लेकिन मैं फिर भी जिद पर अड़ गई। कोई बात नहीं, अपना पैसा लगाकर और लीव लेकर आ जाओ। राहुल कहने लगा, इतना पैसा भारत आने में लगा दूंगा तो घर कैसे चलेगा? कुछ महीने और इंतजार कर लो। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। शादी के सिर्फ 3 हफ्ते बाद ही राहुल दुबई चला गया था और अब हमारी शादी को 1.5 साल होने को था और मैं उसके इंतजार में रोज पागल होती जा रही थी। नई नई शादी की वो सारी खुशियां मेरे हाथ से फिसल गई थी। कितने सपने बुने थे कि मैं अपने पति के साथ हर जगह घूमूंगी, हम रोमांटिक बातें करेंगे, एक दूसरे की चाहत जताएंगे, हर रात उसकी गोद में गुजरेगी। लेकिन सारे सपने कांच की तरह चूर चूर हो गए थे। राहुल भी दुबई से अपनी बेचैनी यकीन बताता रहता था। हर बार यही कहता कि अब मैं नहीं रह पा रहा, बस जल्दी ही भारत आ जाऊंगा। तो मुझे भी उम्मीद जाग जाती कि शायद अगले महीने वो लौट आएगा। मगर इंतजार करते करते 1.5 साल बीत गया और वह अभी तक नहीं आया था। वह हर बार कोई नया बहाना देकर मुझे टाल देता था। मेरा दिल बहलाने की कोशिश करता कि प्रिया, समझने की कोशिश करो, मेरे लिए भी यह आसान नहीं है तुमसे और घर वालों से इतनी दूर रहना। लेकिन परदेश में कमाई करना आसान काम नहीं होता। बॉस की बात माननी पड़ती है, अगर नहीं मानी तो नौकरी चली जाती है। तुम्हें पता है आजकल कितनी बेरोजगारी है। उन्हें वर्कर्स की कोई कमी नहीं। मुझे निकाल देंगे तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तुम खुद सोचो, फिर हमारा घर कैसे चलेगा? जब छुट्टी ना मिले तो कैसे आऊं? मैं तो शादी के बाद से राहुल से अलग ही रह रही थी। जैसे तैसे अपने मन को समझाकर दिन काट रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरे लिए अपने पति के बिना रहना और भी कठिन होता जा रहा था। हालांकि हमारी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे सारे जज्बात सिर्फ राहुल के लिए थे। और उन 3 हफ्तों में जो प्यार राहुल ने मुझे दिया था, मैं उसकी मोहब्बत की दीवानी हो चुकी थी। उसके बिना एक पल भी गुजारने का ख्याल भी नहीं कर सकती थी। लेकिन राहुल 3 हफ्ते बाद ही यह कहकर चला गया कि मैं जल्दी लौट आऊंगा और हम अपना अलग घर बसाएंगे। ससुराल वालों की सेवा करते करते अब मेरा मनादी करते हैं कि मैंने की 3 हफ्ते बाद ही हमारे दाद से करते हैं और उन्हें की 3 हफ्ते बाद ही भर चुका था। अगर दिल खुश हो तो ससुराल की सेवा में भी मजा आता है, लेकिन ना पति साथ था ना उसकी मोहब्बत। मैं बेकार में उनकी सेवा करके नौकरानी बनकर रह गई थी। कभी कभी अपनी माँ के घर जाकर माँ बाप से झगड़ पड़ती कि ये कैसी शादी है जिसमें पति साथ नहीं रहना चाहता, उसे बस कमाने की फिक्र है, पत्नी की परवाह नहीं कि वह कैसे गुजार रही है। अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं अब तक कुंवारी हूं। मेरा पति भी दूर बैठा मेरे लिए उदास होता था, लेकिन उसके उदास होने से और मेरे परवाह करने से क्या फायदा, जब वह मेरे करीब ही नहीं था। वो मुझसे कहता कि मुझे अपनी तस्वीरें भेज दिया करो, उन्हें देखकर अपनी थकान उतार लेता हूं। कभी वीडियो कॉल करता तो मैं राहुल को देखकर रोने लगती। वह मुझे तसल्ली देने लगता, कहता कोशिश करता हूं अगले हफ्ते छुट्टी मिला जाए तो मैं घर आ जाऊंगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। राहुल मुझे एक नई उम्मीद देकर अगले हफ्ते तक फिर मेरा दिल तोड़ देता कि छुट्टी नहीं मिल रही। राहुल के जाने के बाद मैंने खुद को सजाना संवारना छोड़ दिया था, लेकिन राहुल को मेरी उदासी की फिक्र थी। जब भी वीडियो कॉल करता मेरी खराब, तुम्हारा पति तो घर पर नहीं रहता, तुम किसके लिए इतना तैयार होने लगी हो? मैं एकदम बौखला गई। मैंने कहा, मम्मी जी, राहुल वीडियो कॉल पर बात करता है तो मुझे उदास देखकर शिकायत करता है, इसलिए उनके कहने पर खुद को थोड़ा सजा संवार कर रखती हूँ। मेरी सास बड़ी पुराने विचारों वाली थी और राहुल का मुझ पर यूं प्यार जताना मेरी सास को एक आंख नहीं भाता था। माथे पर बल डालकर कहने लगी, तो राहुल दिन में एक बार वीडियो कॉल करता है, लेकिन तुम तो पूरा दिन तैयार रहती फिरती हो, क्या जरूरत है इस तरह सजकर घर में घूमने की? घर में जवान ननंद है और जेठानी है, इस तरह सजे धजे घूमोगी तो उनका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचेगा, थोड़ा ख्याल रखा करो। मैं चुप हो गई। मेरा एक देवर और एक जेठानी थी। राहुल अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था, मगर घर में मैं पहली बहू थी। मेरी जेठानी ने अभी तक शादी नहीं की थी। किसी ने बताया कि वह मर्दों से बहुत नफरत करती है। उसकी मंगनी हुई थी, मगर उसने शादी से कुछ समय पहले ही मंगेतर से रिश्ता तोड़ दिया था। मुझे यह बात अजीब लगी थी, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं
दिया था। मेरी अपनी परेशानियां क्या कम थी जो मैं जेठानी के मामलों में टांग अड़ाती। पति पास नहीं था और सास की पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। जब से सास ने तैयार होने से रोका था, मेरा मूड अब और भी खराब रहने लगा था। अब राहुल की कॉल आती तो मैं रो पड़ती कि अब तो तुम्हारी माँ ने मेरे तैयार होने और सजने संवरने पर भी पाबंदी लगा दी है। यह सुनकर राहुल भी मुझे समझाने लगता, बोला, तो कोई बात नहीं माँ ठीक कह रही है, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मौजूदगी में तैयार रहो तो अच्छा है। घर में मेरे जवान भाई बहन हैं, अगर तुम्हें इस तरह सजा संवरा देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम ऐसा करो, मैं रात को वीडियो कॉल करूंगा, रात को ही खुद को तैयार रखा करो और सुबह सादगी से घर में रहा करो। राहुल की सोच पर भी मुझे दुख हुआ था, उसे भी मुझ पर विश्वास नहीं था। मैं हल्का फुल्का मेकअप भी करती तो मेरी सास मुझे टोकने लगती थी। मैं बहुत आकर्षक लड़की थी, मेकअप करती तो और भी ज्यादा निखर जाती थी, और यह सच भी था। मेरे देवर और मेरी जेठानी की नज़र मेरी तरफ उठ ही जाती थी, और मेरी सास को भी यह डर था कि कहीं पति की गैर मौजूदगी में मैं राह भटक ना जाऊं, क्योंकि मैं भी जवान थी, नई नई शादी हुई थी। एक नेचुरल सी चाहत होती है शादी के बाद लड़की का अपने पति के साथ रहना, और जब पति की इच्छाओं को पूरा ना कर पाए तो पत्नी इधर उधर भटक सकती है, और शायद यही डर मेरी सास को बैठा हुआ था। मैं फैंसी शर्ट पहनती तो मेरी सास मुझे फौरन रोक देती, कहती, इस तरह की शर्ट पहनने की क्या जरूरत है, फुल स्लीव पहना करो और कोई जरूरत नहीं है। इतना फुर्ती से काम करने की घर में जवान लड़के रहते हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हारी लापरवाही तुम्हें एक दिन नुकसान पहुंचा देगी। तुम्हारी शादी हो गई है तो यह मतलब नहीं कि तुम जो मर्जी चाहे करती फिरो। शादीशुदा लड़की को भी सावधान रहना चाहिए। शादी का मतलब यह नहीं होता कि लापरवाही से रहना शुरू कर दो। मैं परेशान हो जाती थी। मुझे तो शादी से पहले ही सज कर रहने का शौक था। मैं आकर्षक थी, खुद को संवार कर रखती। अब शादी के बाद सास मना करने लगी। पति को शिकायत लगाती हूं तो वह भी कहता, मम्मी जी ठीक कहती है। तो मैं राहुल से कहती कि मुझे मायके में रहने की अनुमति दे दो ताकि मैं खुलकर जी सकूं। लेकिन राहुल इस बात पर भी राजी नहीं होता। कहता, मेरे खानदान वाले उल्टे मिजाज के लोग हैं। अगर तुम मायके में जाकर बैठ गई तो वे और भी बातें बनाएंगे कि पति परदेश में पड़ा है और पत्नी मायके में जाकर अय्याशी कर रही है। तुम मेरी पत्नी हो और मेरे घर पर मेरी माँ के साथ रहो, मेरी माँ का ध्यान रखो। मैं तो उदास सी हो गई थी। अजीब, रूखी फीकी सी जिंदगी गुजार रही। अजीब से लोग थे ना, उल्टे जाते ना सीधे सच। संवर कर मैं थोड़ा बदलने की कोशिश करती तो मेरी सास को पसंद ना आता। मायके जाने की बात करती तो राहुल को पसंद नहीं था। मैं बिल्कुल कैद होकर रह गई थी। मुझे यह सब बुरा लगता था। पति से मोहब्बत थी, क्योंकि वो था ही मोहब्बत करने लायक बेहद खूबसूरत आकर्षक नौजवान लड़का था। मगर उसके घर वालों से मुझे बहुत उलझन होती थी। सादा और फीके रंग के कपड़े पहनकर मैं समय से पहले खुद को बूढ़ी समझने लगी थी। मुझे लगता है कि मेरी सास बेकार में ही मुझ पर पाबंदियां लगाती है, क्योंकि मेरी जेठानी तो मर्दों में दिलचस्पी नहीं रखती। अपनी मंगेतर को भी वह तलाक दे चुकी थी। मेरी सास ने बताया कि वह लड़का बहुत ही आकर्षक था। पता नहीं मेरी जेठानी को मर्दों से क्या दिक्कत थी कि मंगनी के 1 महीने बाद की रिश्ता तोड़ लिया और दोबारा शादी नहीं की थी। मेरा देवर भी बहुत ही सादा मिजाज का लड़का था। बस अपने आप में रहने वाला, सुबह घर से निकलता तो रात को ही वापस आता और फिर ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था। ना कोई गैर है और अपने कमरे में ही रहता था।